हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप लोग सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं 21 तारीख को, 21 जनवरी को आपका पेपर है और उसी तैयारी में हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। 2018, 2019 और 2021 में जनवरी में जो पेपर हुआ था वो दिसंबर में बहुत सारे पेपर हुए थे, बहुत सारे दिनों में ऑनलाइन पेपर था जो कि हम लोगों ने 7 फरवरी का 6 फरवरी का पेपर हम लोग इतने पेपर्स हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस ईयर के। आज के पेपर हम जो है वो 4 फरवरी को जो पेपर आया था उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और ये सीडीपी का पेपर है जो पूछा गया था। तो करंट में जो पेपर हुए हैं वो आप जानते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको देख के जाइएगा। और चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑल चिल्ड्रंस डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम फॉर प्ले इन देयर चाइल्डहुड। तो मतलब सभी बच्चों को, वो तो नीचे हम लोग पढ़ ही लेंगे, खैर चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो कथन दिया हुआ है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है, सही बात है। तर्क क्या कहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे अपन बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो जो ये रीज़न दिया हुआ है, ये तर्क दिया हुआ है, ये भी सही है कि जिन बच्चों का सबका अपना जिस माहौल में पलते हैं वो एक अलग डिफरेंट होता है, तो इस वजह से सभी बच्चों का एक जैसा बचपन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सीडीपी की 5 साल की एक साथ की मैराथन लाने की कोशिश करूंगी, जो कि आज शाम तक शायद हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको 5 सेट ऐसे मिले जिसको आप पढ़ के अगर जाए, देख के जाए, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, अ चाइल्ड कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एनवायरमेंट। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर influential for the development of child. Heredity and environment are interrelated in development of child. The relative effect of heredity and environment vary in different areas of चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी में भी देख लेते हैं, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को प्रभावित निर्धारित करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि दोनों ही एक की परस्पर अंतःक्रिया से जो बच्चे का विकास है वो निर्भर करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो साफ साफ अगर वृद्धि और विकास आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो ये हमारा सीधे से राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि बच्चे, ये भी आपका एक तरीके से सही है कि बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में और आनुवंशिकता का और वातावरण का दोनों का ही क्या पड़ता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी सही हो गई और ये बात भी सही हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो जो सही है पूछा गया है, तो थर्ड में ये थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, बहुआयामी होती है, एक रूपी होती है, रैखिक होती है या स्थिर होती है। तो जहाँ तक हम अगर डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, आप लोग जाने से पहले कि 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। सिंपल आपको विकास के जो लक्षण हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो
विकास की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि बहुआयामी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज एंड ईच चाइल्ड। बच्चे के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चा कैसी होती है, एक जैसी होती है, अपनी गति से विकसित होता है, और अलग अलग होती है, अपनी गति से विकसित होता है, एक जैसी होती है, समान रूप से विकसित होता है, अलग अलग समान रूप से विकसित होता है। तो यहाँ पे आपको जो प्लेस है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का क्वेश्चन है और आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बच्चे के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अगर आप देखिए वृद्धि और विकास से अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब उसी चैप्टर से हैं। तो पहला ही अगर सिलेबस में आपके सबसे पहले कोई चीज़ दी हुई है तो उनको तो वहाँ से क्वेश्चंस देने ही हैं, तभी उन्होंने सिलेबस बनाया है। और ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक या व्यक्तित्व के विकास से। तो आप जानते हैं कि ये शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है। Which of the following agencies are important secondary agencies for socialization for adolescent? तो किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक संस्थाओं के बारे में बात किया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 यानी मीडिया, किताबें और धर्म। तो ये क्योंकि ये परिवार जो है प्राथमिक हो जाता है, परिवार इसमें भी है, परिवार इसमें भी है। तो परिवार यहाँ सिर्फ द्वितीयक संस्थाओं की बात की गई है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। What term phrase does Piaget use for mental structure which are the building blocks of thinking? Equilibration, maturation, schema, zone of development. पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने मेरे पियाजे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका स्कीमा शब्द है वो उसको उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। तो पेयर को सही युग्मों यानी पेयर को मैच करना है और जो सही मैच्ड है उनको आपको बताना है। तो संवेदी चालक अवस्था संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। मूर्त संक्रियावस्था तर्क या का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। अमूर्त संक्रियावस्था प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववादी सोच। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मूर्त संक्रियावस्था जो होती है तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबिलिटी टू इंगेज इन डिफर्ड इमिटेशन एंड मेक बिलीफ प्ले इन पियाजे थियरी मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेंसरी मोटर अप्रोच to the world to cognitive based approach based on mental representation, reflexive schemes, conditioning, object permanence। तो पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की जो क्षमता है बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रतिनिधित्वता, अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, अनुबंधन या वस्तु स्थायित्व। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानसिक प्रतिनिधित्वता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहिरा बिलीव्स दैट राइट एंड रॉन्ग आर एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड एंड एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर
At which level of Kohlberg moral understanding is she? पोस्ट ऑपरेशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल या प्री कन्वेंशनल? तो माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, ठीक है, और वह प्राधिकारिकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की किस स्तर पर है? तो यहाँ पे सही गलत की बात की गई है और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज पर है, ठीक है। तो वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्री कन्वेंशनल स्टेज पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इज डैज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की? इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन या कंडीशनर? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकूलन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सामाजिक अंतःक्रिया। सभी को पता है कि वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जाना जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था और आप अगर पढ़े हैं थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। 2-4 यूनिट जो हैं वो सीडीपी की आप रिवाइज करके लास्ट टाइम तक भी जाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर जो अच्छा होने वाला है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है और आप लोग के एक लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। द आइडिया दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी लेव वाइगोत्स्की। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की डैज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रोट मेमोराइजेशन, कल्चरल टूल? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैज बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अनुकूलन, सजा, रटकर स्मरण या सांस्कृतिक उपकरण? तो जो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट वाइड स्पेसेस सच एज नेविगेशन अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। राम इज हैविंग डैज इंटेलिजेंट? किस तरह का इंटेलिजेंस है? राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौका चालन के कौशल हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? प्रकृतिवादी है, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक या संगीतमय? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानिक, ठीक है। तो स्थानिक, स्पेशियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following consideration should a teacher not keep in mind while planning assessment? आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करवा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए हमारा चैनल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और जो सुपर टेट की तैयारी है वो जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। बिहार 3.0 भी वो भी आने वाला है और DSSB, तीनों को ही लेके चलेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो सीटेट की परीक्षा के बाद करेंगे। पहले आप लोग का पेपर होगा उसके बाद। तो 1000 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जा सके जो भी हम करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 15 क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड अ टीचर नॉट कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग असेसमेंट? What is the readiness level of student? Which mood or method of assessment would give me insight into pedagogy? How can I label and segregate a student?
व्हाट आर द वेरियस वेज टू फाइंड आउट अबाउट द लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप लोग पेपर दीजिएगा ना, तो आके पछताना ना पड़े, तो वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है या हाँ लिखा है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। तो छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, मैं छात्रों का नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकता हूँ, अलग अलग छात्रों की सीखने की व्यवस्था के बारे में पता लगाने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 15 का ऑप्शन नंबर 3, यानी मैं छात्रों का नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकता हूँ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, कथन और कारण है। तो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम नो करिकुलर एकोमोडेशन शुड बी मेड फॉर एनी चाइल्ड इन द क्लासरूम। रीजन क्या है, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न इफेक्टिवली इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू देम इन द करिकुलम। तो एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। कथन है, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं, ये तर्क दिया गया है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जिसमें कथन और कारण जो हैं वो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान, या केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत, जिसमें थर्ड ऑप्शन कहता है जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हो, और फोर्थ कहता है बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी भी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। तो आप जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन आपका सभी बच्चों को शामिल करने की बात करता है। तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार के अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्टूडेंट हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग हर अटेंशन for long time and becomes restless and cannot sit still. These characteristics hint toward which form of disability? Autism, attention deficit hyperactivity disorders, dyslexia या locomotor disability। तो एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? स्वलीनता, ध्यान न्यून, अति सक्रियता विकार, पठन वैकल्प या गतिक विकलांगता। तो जो आपका यहाँ पे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात की गई है, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चों की बात की गई है, को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता, को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, को सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर या स्पर्श सामग्री। तो
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्हील चेयर, पहिया, कुर्सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, बाहरी कारक या विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो 21 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि यानी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल डू नॉट कंस्ट्रक्ट मीनिंग एक्टिवली थ्रू प्ले, एक्सपेरिमेंटिंग विथ मटेरियल्स, इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड अडल्ट्स, रिपीटेड ड्रिल। यानी मध्य विद्यालय में मिडिल स्कूल में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं पूछा गया है खेल सामग्री के प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बार बार वेधन। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर 4 जो है बार बार वेदन यानी रिपीटेड ड्रिल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the learning in school should be through conditioning, passive imitation, direct instruction या discovery and exploration। तो आप जानते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं पहले। तो शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए। किस तरीके से होनी चाहिए भाई, बच्चे को एक्टिव रखना है, खोज और अन्वेषण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर 4 और 24 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा नॉट वाला ऑप्शन जहाँ भी आता है। तो कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 यानी आकलन कागज कलम परीक्षणों के द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अ टीचर शुड encourage चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। कारण चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग। कथन शिक्षिकाओं को बच्चों के कक्षा में अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे तर्क कहता है कि बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों ही बात सही हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन और बच गए हैं इसमें। जो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, 1000 का जो हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको वहाँ तक पहुँचने में हमारी आप लोग एक तरीके से मदद करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट एट्रीब्यूट देयर फेलर एट अ टास्क टू and does and factors are they are likely to put in more hard work। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और डैश कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। तो जो यहाँ पे खाली स्पेस है उसमें क्या फिल होगा? आंतरिक नियंत्रण योग्य, आंतरिक अनियंत्रित, बाहरी नियंत्रण योग्य या बाहरी अनियंत्रित। तो 26 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तो वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट प्रोमोटेड बाय, ठीक है, प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है? बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 3, यानी ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन अमंग द चिल्ड्रन शुड बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड बाय द टीचर्स, should be ignored by the teachers, are a natural occurrence not only among the children but also by adults, are a definitive indicative of the children's low mental comprehension। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। होना न केवल बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ वुड हैव अ निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। निम्नलिखित में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती और न ही कभी कर पाऊंगी। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी। मैं अपने सीखने को सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पूछा गया है। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और न ही कभी कर पाऊंगी। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है 29 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस पेपर का लास्ट CDP का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने 29 कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, प्लीज़ आप लोग सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अपने विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और कोशिश करती हूँ कि 5 साल के पूरे पेपर आपके जैसे सब्जेक्ट वाइज CDP के 5 साल के पेपर, हिंदी के 5 साल के, सोशल साइंस के 5 साल के, इस तरीके से आपके लिए ले आऊँ। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अब तो टाइम भी नहीं है इतना, देखते हैं क्या कर पाते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज क्रिएटेड इन चिल्ड्रन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, डिसइंटरेस्ट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? संवाद, अरुचि, नकारात्मक पुनर्बलन या अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों के में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो यहाँ पे संवाद जो है वो राइट आंसर है और 30 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आज ही के दिन में हम लोग इस 4 फरवरी को जितने भी पेपर पूछे गए हैं उन सब सब्जेक्ट के लिए आएंगे। 30 क्वेश्चन के सेट, या सोशल के तो आपको 60 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।